जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। और जैसे आप देख रहे हैं, हमारे ख़ास मेहमान आज हैं अबसार आलम साहब। बड़े अरसे के बाद आज इनसे दोबारा बात हो रही है, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ साइकिल है वो इतना फ़ास्ट है और इतनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। हमने सोचा कि इनसे दरख्वास्त की जाए कि अपने तजुर्बे की रोशनी में ये कैसे देख रहे हैं आजकल। वैसे इन्होंने जो मीडिया अपीयरेंसेस हैं वो कुछ फ्रीक्वेंट कर ली हैं बड़े अरसे के बाद, तो आप इनको सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि ये आज हमें भी वक़्त दे रहे हैं। तो अबसार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। तो गुफ्तगू को अगर शुरू करें, मेरा ख़्याल है करंट सिनेरियो से, और एक बिग पिक्चर अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो आजकल हालात हैं, हर कोई ये कह रहा है कि जी हमने तो कभी इस तरह के हालात नहीं देखे, बल्कि इमरान खान साहब और उनकी जमात तो वहां तक चले गए हैं जहां वो कहते हैं कि ये हालात तो हमने कभी मार्शल लॉ में भी नहीं देखे। उनके कई हिमायती ये कहते पाए जाते हैं कि शायद मकबूजा कश्मीर में भी ऐसे हालात नहीं है जो आज पाकिस्तान में। आप कैसे देख रहे हैं आजकल के हालात को? मीडिया के हवाले से। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जाहिर है मीडिया भी उसका हिस्सा है। मीडिया के जो स्पेसिफिक रोल है उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले हम इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो विशिएट हुआ हुआ है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जाहिर है वो तो बदकिस्मती है हमारी, पोलराइजेशन जो हो गई है इतनी ज़्यादा, और दोस्तियां दुश्मनी में बदल गई हैं। सियासत अब इंतकाम का ज़रिया बन गया है। इसके पीछे दहाइयों की मेहनत है चंद लोगों की, जिन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे मीडिया को यूज़ किया, लोगों की जिन साजी की, उनके दिलों में दिमागों में नफ़रत ड्रिल मशीन के ज़रिए मुसलसल डाली गई, और 10-11 साल तक, 12 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और आपको पता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड चेंजिंग जो गेम होती है, जो ये की गई फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, और एक ये बहुत देरपा और बहुत नुकसानदेह होती है। ये अब इससे जो है ना 2-3 जो नस्लें हैं, यंग लेयर्स ऑफ जनरेशन जो हैं, वो उनकी जो है ना ज़हन साज़ी हो चुकी है। उनको आपने एक ऐसे कल्ट की तरफ लगा दिया है जिससे वो निकलेंगे नहीं बहुत अरसे तक। जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते या उनके बाद कोई नई जनरेशन आ जाती है जिनका जिनका सोच का ज़ाविया बदल गया हो, तो फिर जाके ये चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी जो मुआशरे के अंदर सरायत कर चुकी हैं। बड़ी ये तो ख़तरनाक गेम खेली गई है और बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अल्लाह रहम फरमाए। मुझे नहीं समझ आती कि आप इतने लोगों के ज़हन कैसे तब्दील कर लेंगे किसी भी किस्म का सच दिखा के, जो सच पे यकीन करना ही नहीं चाहते। तो आप कैसे उनको, और वो छोटी सी तादाद तो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है, और उनको इस तरह का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ इस मुल्क को? या तो बताएं ना जी, फ़ायदा ये हुआ है रेडिकल करके आपने लोगों को ज़हन साजी करके आप तो चले गए घर। तो वो आप उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगाते, आप उन्हें एंटरप्राइजिंग किस्म की चीज़ें सिखाते, एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको, उनको मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं, उनको कहते हैं पाकिस्तान को हमने मुआशी तौर पे दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाना है। तो वो यंग जनरेशन इस वक्त उस तरफ लगी हुई होती। आपने उनको ऐसे तारीक कुएं की तरफ लगा दिया जिसमें वो नीचे से नीचे उतरते जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अबसार साहब, अभी आजकल हम देख रहे हैं एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ है कि ये जो सबका फिफ्थ जनरेशन के वॉरियर थे, जो अब पार्टी बदल के दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं, उन पर क्रैकडाउन भी हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके हमें बयानात नजर आते हैं सोशल मीडिया पर कि जी मुझसे गलती हुई, मैं आइंदा नहीं करूंगा। आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी कोई इफेक्टिव हो सकती है या इससे मजीद नुकसान होगा? नहीं, टू सम एक्सटेंट तो ये इफेक्टिव होगी। नुकसान इससे क्या होगा? हम्म। किस किस्म का नुकसान? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये देर पा नहीं है। इसका मतलब इसका कितना असर होगा? हम्म। थोड़ा बहुत ही असर होगा ना। हम्म। और लोग, इससे ये होगा कि जो उनके लिखे हुए को आगे बढ़ाते थे या लिखे हुए से आइडियाज लेते थे, वो नहीं होगा हम्म। मैक्सिमम। हम्म। लोगों का जिन तो पहले हम्म। बन चुका है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना कि अब मजीद बना, बन चुका है, वो मेच्योर हो गया है। हम्म। वो ये नहीं है कि अभी थोड़ा वक्त है तो चले अभी रुक लेते हैं, नुकसान से बच जाएंगे ना। वो नुकसान होना है अब। हम्म। हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए उस नुकसान के लिए, उसके हम्म। नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए। हम्म। और उसका एक तरीका ये है कि जिन्होंने ये इतनी नाकिस पॉलिसी बनाई, जिसने इस मुल्क की जड़ें हिला दी हैं और इस मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दिया और इस मुल्क के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है, किसी इदारे को, किसी पिलर को
इन्होंने मजबूत नहीं रहने दिया, इस जो दीमक अंदर से लगा दी गई है। हर तरफ डिवीजन है, जुडिशरी में डिवीजन है, फौज में डिवीजन है, बहुत खतरनाक डिवीजन है, मीडिया में डिवीजन है, सोसाइटी पूरी में डिवीजन है, रिश्तेदारों में डिवीजन हो गई। ये इसका फायदा क्या हुआ? फायदा समझा दें कि या तो मुल्क में इससे इनकलाब आ गया ना, पिछले आपने 10 साल केपी में इनकलाब देखा, 4 साल कौमी सतह पे भी देखा, क्या इनकलाब आ गया है? इस पॉलिसी से नहीं आया ना, तो नुकसान हुआ ना। तो नुकसान जिन्होंने पहुंचाया कुछ ना कुछ तो उनकी पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए ना, तभी जाके लोगों को, तब जाके शायद ये काउंटर नैरेटिव शुरू हो सकता है कि जी ये गलत थे। जैसे हिटलर और उसका गोएबल गलत थे साबित हो गया, तो जर्मनी की नई नस्ल ने इस बात पे यकीन किया, वरना वो ना करते। तो यही वक्त है बजाय इसके मजीद तबाही से हम बच जाएं। जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, इस तरह की गंदी पॉलिसी, मुल्क दुश्मन पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसी, उनको कटहरे में जरूर लाना चाहिए, ताकि आइंदा आने वालों को सबक हो, और जो उनके फॉलोअर थे उनको भी उनका असल चेहरा नजर आए। ये वैसे अगर सही समझ रहा हूं तो आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये आपका बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है मुसलसल पिछली हुकूमत में भी, आजकल भी, कि आप कहते हैं कि बात वहां से शुरू करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियस क्वेश्चन फिर आ जाता है कि बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? क्या हमारे सियासतदान बांधेंगे, हमारी अदलिया बांधेगी, कौन करेगा ये काम? कहां से शुरू होगा? अगर मुल्क में बेहतर, ये हर सतह पे शुरू होना चाहिए। नंबर 1, आपने कहा कहाँ से शुरू होना है? हर सतह पे होना चाहिए। इदारों को भी होना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी होना चाहिए, जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को भी होना चाहिए, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट को भी होना चाहिए, और पार्लियामेंटेरियंस को भी होना चाहिए, तमाम सतह पे होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी अब सियासतदानों की है कि वो इस, अगर और सियासतदान जो कहें वो दूसरे सब लोगों के जिम्मेदारी है कि उसको माने, अगर उसमें कोई इल विल नहीं है तो, क्योंकि फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकेंगे। जो मुझे इस वक्त इस मुल्क में जो डिवीजन नजर आ रही है, अल्लाह करे वो बिल्कुल वायलेंट ना हो, लेकिन इतनी डिवीजन होनी नहीं चाहिए। ये किसी मुल्क के लिए बेहतरी है। हम तो बॉटम में पड़े हुए मुल्क है, ऐसी डिवीजन तो अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बहुत खतरनाक होती है, जिसको कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। इतनी ये अंदरूनी उनकी जो थ्रेट बन रही है उनके लिए बहुत खतरनाक है। हम तो कुछ भी नहीं है, तो कमजोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, कोई तरक्की नहीं है यहाँ पे, तो हम इससे नीचे और कितने जाएंगे? इसलिए मैं कंसिस्टेंटली इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात से अफसोस हो रहा है और मुझे खतरा नजर आ रहा है। तो मुझसे जो बड़े बड़े ज़हीन और ज़रखेज़ दिमाग हैं, क्या उन, और मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, तो उनको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ये मसला सज़ाओं से हल नहीं होना ना, जज़ाओं से हल होना है। इसको वाइजली और कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस कौम को कम से कम, सियासी इख्तिलाफात होने चाहिए, सियासी राय में भी इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन वो एक तहजीब याफ्ता हदूद के अंदर होना चाहिए। हर लाइन क्रॉस करके नहीं होना चाहिए कि आप मिलने जुलने से, बात करने से ही एक दूसरे से वो ख़त्म। ऐसे तो दुश्मनों से भी कोई नहीं करता। तो हम तो एक कौम है, एक वतन में रहते हैं सब, कोई एग्जिस्टेंस है हमारी। हम कैसे, और हमने ये भी नहीं फैसला किया कि हमने लड़ना है एक दूसरे से। इंडिया से तो जो फैसला है ना कि लड़ना है, यहाँ तो ये फैसला भी नहीं है। तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी सब अपनी मुश्किल बनाए जा रहे हैं? बेहतर हो सकती है इससे आगे निकले। तो ऐसा साहब लगता है। ये, जी जावेद साहब। हाँ, अब साहब जो आपने अभी बात की, वो जरदारी साहब भी वही बात कर रहे थे, और जॉन एलिया का शेर भी है कि कर लिया था मैंने कैदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल ली। सर ये जरदारी साहब कहते हैं, बल्कि मशवरा दे रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों आयन की गोल्डन जुबली व तकरीब के दौरान, कि आप डायलॉग की तरफ बढ़े, और डायलॉग जो हैं वो वजीर आजम साहब की तरफ से नहीं होंगे या हुकूमत की तरफ से नहीं होंगे, पीटीआई को आगे आना होगा। आप कैसे देखते हैं कि ये कोई डायलॉग कोई हो सकते हैं इस सूरत हाल में जो अब इतना हीट पर पहुंच चुके हैं? देखिए, माजी में तो होते रहे डायलॉग इस तरह की सिचुएशन में, इससे भी बुरी सिचुएशन में भी होते रहे, लेकिन बात है खलूस नीयत की। अगर नीयत नहीं है आगे बढ़ने की, देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ ये नहीं होती कि आप मैच हार गए और आपने एक्सेप्ट कर लिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये भी होती है कि आपको पता है कि अंपायर ने चंद गलत फैसले दिए हुए हैं, आपके खिलाफ फॉल्स ज़्यादा डिक्लेयर किए गए हैं, गलत थे वो
वो फैसले भी, किसी को आउट गलत दे दिया गया, किसी को नहीं दिया गया आउट, ये सब चीज़ें होने के बावजूद एक ऑनरेबल कैप्टन जो होता है ना, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है ताकि टूर्नामेंट आगे चलता रहे, उसमें गंद ना पड़ जाए। वो मैच हार के, विकेटें उखाड़ के, पिच को उखाड़ के वो विकेटें लेके भाग नहीं जाता कि अब मैं किसी और का मैच ही नहीं यहाँ पे होने दूंगा। इसका मतलब है कि आपकी वो स्पिरिट नहीं है टूर्नामेंट में शिरकत की, जिसमें हार जीत दोनों शामिल हैं। आप सिर्फ जीतना चाहते हैं, आप सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अगर आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला जाएगा तो आप उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। और आप, ये तो मैंने अभी बीच की बात की है ना, 1 साल पुरानी। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इमरान खान साहब आज तक आप मुझे बता दें कब मुज़ाकरात के लिए संजीदा थे? 2013 का इलेक्शन हारा है जब उन्होंने, तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद उनके घर चले गए और जाके, बल्कि हॉस्पिटल पहले गए हैं। जब वो ज़ख्मी थे उन्होंने अपनी मुहिम रोकी और फिर इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद वो हॉस्पिटल गए उनकी आदत के लिए, और वहाँ पे जो नारे लगे नवाज शरीफ के खिलाफ, वो शायद आपको पता है या नहीं पता, वो पता कर लीजिएगा। उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इमरान खान बनी गाला आ गया, फिर टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए कुछ 6-8 महीने बाद नवाज शरीफ उसके घर गए थे वज़ीर-ए-आज़म होते हुए। कोई उन्होंने अपनी मूंछ ऊंची नहीं रखी, कुछ उन्होंने, वो गए घर और फिर एक हमें लगा कि मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, विद इन फ्यू मंथ्स 2014 का धरना शुरू कर दिया खान साहब ने। उसके बाद कितनी बार, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ, कितने लोग उनके गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुआ। जैसे आपने कहा मीडिया की भी बात की, मीडिया पे भी अटैक हुआ। उसके बावजूद क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद डिसाइड नहीं हो गया था फॉरेन इलेक्शन में जाने का? क्या आपको भी नहीं पता है, क्या मुझे नहीं पता कि 20 मई या 25 मई की जो कॉल दी लॉन्ग मार्च की इमरान खान है, वो उस इलेक्शन के करवाने के फैसले को सबोटाज करने के लिए दी गई है? किसको नहीं पता ये बात? जब तय हो गया था अंदर कि जी इलेक्शन की डेट शहबाज शरीफ अनाउंस करेंगे 20 को या 23 को, मुझे डेट ज़हन से जरा भूल रही है, 25 है कि 20 है, तो जब उसी दिन इमरान खान ने अनाउंस कर दिया 24 आवर की नोटिस पे, 23 मई को मेरा ख्याल है अनाउंस किया था उन्होंने। 23 मई को अनाउंस किया कि 25 मई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो क्यों, जब 25 मई को ही शहबाज शरीफ ने अनाउंस करना था अगले इलेक्शन। उसके बाद देख लें, उसके बाद कितनी बार दावत दी है पीडीएम ने कि मुज़ाकरात करके तय कर लेते हैं। इमरान खान ने मुसलसल सड़क पे रहे हैं, उनको चोर डाकू गद्दार कहते रहे मैं चोरों के साथ बैठूंगा नहीं, मैं चोरों के साथ बैठूंगा नहीं। तो अब आगे ये सिचुएशन आई है जहाँ पे शहबाज शरीफ ने शायद पहली दफा कहा कि वो पहले कौम से माफी मांगे फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम ने या इमरान खान की मुखालिफ कुव्वतों ने मुज़ाकरात करने में कभी गैर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। हमेशा उन्होंने दिलचस्पी का मुजाहरा किया, क्योंकि वो पुरानी सियासी पार्टी है ना, उन्हें पता है कि हम आगे बढ़ेंगे तो चल मिल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ हमें स्पेस देनी पड़ेगी, कुछ दूसरी पार्टी को स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन खान साहब इस तरफ नहीं आते। खान साहब कहते हैं या तू नहीं तो मैं नहीं। असल में खान साहब ने अब अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया ना, वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले करे, आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का हो, इलेक्शन कमीशन भी मेरी मर्जी का हो, और उनके हामियों को यह बड़ा पसंद आता है कि जी वन वर्सेस ऑल है। इसका जो फैसला है वो कैसे होगा, और कोई स्टेट इस तरह कैसे फंक्शन कर सकती है जहां एक आदमी कहे कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी वरना मैं सारा कुछ तहस नहस कर दूंगा। इसको अगर थोड़ा सा जी जावेद साहब इसे थोड़ा सा और मजीद इसे स्पेसिफिक अगर ये करें कि क्या हम देख सकते हैं कि एक ही वक्त में इलेक्शन होंगे, जिस तरह से पहले हमारे पाकिस्तान में हमेशा ही इस तरह से होता है, और अब ये जो बॉल कभी पिंग पोंग ही चल रही है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, फिर यहाँ आपकी नेशनल असेंबली में ये बिल इसके गिर्द ही घूम रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्शन सेम डे पे होंगे या फिर पंजाब असेंबली का पहले होगा, खैबर पख्तूनख्वा, फिर हम इस तरफ जाएंगे? इलेक्शन एक ही तारीख में होने चाहिए, कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के, वरना बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये जो आप समझ रहे हैं ना कि आप एक मसले में से फंसे हुए हैं, इसमें से निकलने का तरीका ये है कि पंजाब के इलेक्शन करवा दें। आप इस मसले में से तो निकल जाएंगे, फिर उसके बाद जो मसले पैदा होने हैं उसमें से कैसे निकलेंगे? उसमें आइन क्या कहता है बताएं मुझे, किसी को पता आइन उस पर क्या कहता है? किसी जज को पता आइन उस पर क्या कहता है?
कोई जज बता दे मुझे, कोई सियासतदान बता दे आईन उस पे क्या कहता है, क्या होगा? होगा ये कि आपने पंजाब के इंतखाबात करवा दिए, वहाँ एक हुकूमत आ गई, जो भी आ गई। 2 महीने बाद कौमी असम्बली भी डिसॉल्व करनी है, सिंध की असम्बली भी डिसॉल्व करनी है, बलूचिस्तान की असम्बली भी डिसॉल्व करनी है इलेक्शंस के लिए। अब पंजाब में एक मुंतखब हुकूमत बैठी है, लेकिन इलेक्शन के लिए आइन में लिखा है कि गैर जानबदार हुकूमतों के निगरानी में होंगे। आप मुझे बताएं, पंजाब में गैर जानबदार हुकूमत होगी उस वक्त? अगर नहीं होगी तो कैसे आएगी? अगर एक बैठी हुई मुंतखब हुकूमत को डिसॉल्व करके केयर टेकर हुकूमत लाई, तो वो जो डिसॉल्व कर दिया हुकूमत, 5 साल का मैंडेट लेके आई थी, उसको आप 2 महीने बाद साइड पे कैसे कर सकते हैं? ये इन सवालों के जवाब कहीं आइन में हैं? किसी जज के पास है? नहीं है ना। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फर्ज करें इसका हल निकल आता है एक वक्त के लिए, फिर उसके बाद 5 साल पूरे होंगे, पंजाब असम्बली के पहले पूरे हो जाएंगे, फिर कौमी असम्बली और जो है सूबाई असम्बलियों के तीनों के वो नहीं पूरे हुए होंगे टेन्योर। फिर क्या होगा? फिर पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, फिर दोबारा पंजाब असम्बली के इलेक्शन पहले हो जाएंगे, जबकि मरकज में हुकूमत जो है वो हो सकता है किसी और पार्टी की हो, केयर टेकर गवर्नमेंट भी होगी। तो क्या वो लेवल प्लेइंग और फील्ड होगी तमाम सियासी जमातों की इस तरह की सिचुएशन में? तो अभी भी यही होगा। अच्छा, फिर ये होगी। फिर उसके बाद ये है कि अब नई मर्दमशुमारी हो चुकी है डिजिटल, उसमें जो नेशनल असम्बली की कॉम्पोजिशन है और वो बदल जाएगी, सूबाई असम्बलियों की भी बदल जाएगी। नेशनल असम्बली में पंजाब की सीटें पता नहीं कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और सूबों की भी ऊपर नीचे होनी है। वो फिर क्या पंजाब में इलेक्शन जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे और बाकी सूबों के नई पे होंगे, या पंजाब में नई पे होंगे? तो जो डिफरेंस आ जाएगा उसका सीटों में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कि पंजाब असम्बली की तो कम सीटें थी, लेकिन कौमी असम्बली की बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, जो भी होगा सिचुएशन। तो ये, और फिर उसमें से जो नुमाइंदे जो गए हुए हैं सूबाई असम्बलियों के, वो 3 सूबों के, वो अलग मर्दमशुमारी पे गए, पंजाब के अलग मर्दमशुमारी के गए। इसका एनएफसी वार्ड पे कोई फर्क पड़ेगा हिस्से में कि नहीं पड़ेगा? इस पे सोचा किसी ने सोचा इस बात पे कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि अलग पंजाब में हुकूमत और दूसरी जगहों पे अलग हुकूमत और अलग अलग इलेक्शन हुए हैं अलग मर्दमशुमारी की बुनियाद पे, जिससे सीटों का नंबर जो है वो बदल चुका है, उसका असर एनएफसी अवार्ड की तकसीम पे क्या पड़ेगा? ये बड़ी अहम बात है। ये किसी ने सोचा? ये जजेस ने क्यों नहीं सोचा? तो ये कोई, और फिर ये मुझे बताएं, एक तो ये कि 90 दिन में तो अभी भी नहीं हो रहे वायलेशन, तो जो वायलेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। उसका क्या उसका उसका वो आपने रास्ता निकाल लिया, तो ये क्यों नहीं निकाल सकते कि एक ही दिन इलेक्शन? मैं ये नहीं कहता अक्टूबर में हो, अगस्त में करवा लें, सितंबर में करवा लें, जुलाई में करवा लें, एक दिन की मैं तो बात कर रहा हूँ ना। और ये निगोशिएशन से होगा। निगोशिएशन इमरान खान सब चोरों से डाकुओं से करना नहीं चाहते। फिर इधर है, हम बंद गली में है ना। और फिर दूसरी बात, आइन की खिलाफ वर्जी है 90 दिन। आइन में ये भी तो है ना कि 60 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, बाई इलेक्शन, जहां पे अराकीन मुस्ताफी हो जाए। 90 अराकीन पीटीआई के मुस्ताफी हुए, वो 60 दिन पूरे नहीं हुए अभी तक। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ, क्यों? वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। वहां 60 दिन में 90 कौमी असम्बली की सीटों पे इंतखाबात होने थे, वो नहीं हो पाए। एलएचसी का स्टे है, ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो चुकी 60 दिन की, ये आइनी तफसीरी। वैसे तो वो केपी में भी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वहां ना पीटीआई इंटरेस्टेड नजर आती है, ना अदालत उस तरह से प्रोएक्टिव है। वहां पे सारा फोकस पंजाब पे ही लग रहा है। यही तो कह रहा हूं ना कि वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, केपी में इलेक्शन नहीं हो रहे 90 दिनों में। वहां के लिए फैसला भी नहीं आया, बल्कि पंजाब के फैसले में कह दिया पंजाबी जजों ने कि केपी वाले जाएं किसी और फोरम पे जिस पे भी जाना चाहते हैं। क्यों? ये पंजाब को भी कह देते। पंजाब के केसेस तो 2 पेंडिंग भी पड़े थे हाई कोर्ट में, और यही जस्टिस मीनाल्लाह का, जस्टिस या फरीदी का, जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मंदोखेल का, यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे जरूरी सवाल पैदा होता है, इमरान खान साहब ने ये 2 असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी थी कि वो इन सूबों में अपनी हुकूमत दोबारा बनाना चाहते थे। उनका ये ख्याल था कि इससे प्रेशर बनेगा, कौमी असेंबली भी टूट जाएगी और सब इलेक्शन इकट्ठे होंगे। वो तो नहीं हो रहे। तो जहां उन्होंने 1 साल इंतजार कर लिया है, चंद महीने और वो क्यों नहीं कर सकते? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो वो तो जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उनको फायदा होगा। आखिर जल्दी किस चीज किया उन्हें? इसमें देखिए, ये जो है ना,
आपने बात शुरू कहाँ से की थी? मैंने कहा था कि उन्होंने इस वजह से तोड़ी थी ना असेंबलियां, कि हाँ, कौमी असेंबली नहीं असेंबली। टूटेगी। ये असेंबली तोड़ना उनका एक सियासी दाव था, हम्म, इसका अवाम की बेहतरी से, मुल्क की बेहतरी से, मुल्क की मईशत से कोई ताल्लुक नहीं था। हम्म, मैंने बताया ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्हें दिखानी चाहिए थी ना, असेंबली में बैठते कौमी असेंबली में हारने के बाद और वहां अपनी बात करते। असेंबलियां 2 हुकूमती सभाई उनके पास थी, उनको भी साथ रखते, इस तरह स्ट्रगल करते ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं निकलूंगा तो सारा मैं महल धड़ाम से गिराऊंगा। ये जब वो सोच हो जाए तो फिर यही होना था। उस बुनियादी सवाल पे कोर्ट्स ने गौर क्यों नहीं किया, जिसका अतर मिनल्ला ने पहले ही सो मोटो वाले दिन, पहले दिन ये कह दिया था कि इस बुनियादी सवाल पे हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि असेंबलियां तोड़ने की वजह जेन्युइन है ये नहीं। नंबर 1 तो ये है। और दूसरा जो आखिर में आपने, तो इसलिए वो तो बदनीयती जाहिर हो रही है, सियासी उसमें उन्होंने वो लेना था। और इंतजार क्यों नहीं कर रहे उस वक्त? इसलिए जल्दी में थे कि वो समझते थे कि जनरल कमर बाजवा के रिटायर होने से पहले वो मुंतखब होकर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म आएंगे और फिर अब दोबारा वो अपनी मर्जी से जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाएंगे। इसलिए वो अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन करवाना चाह रहे थे पिछले साल। जब वो खत्म हो गया, वो मसला हल हो गया, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, ये सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो इनके रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन हो जाए ताकि उनको जो फायदा होना हो जाए। पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो खेलना चाह रहे थे, वो मामला जरा पीछे गया है, तो अब वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खेलना चाह रहे हैं। मसला है, ये मसला है, और तो कोई मसला नहीं। उन्हें अगर मकबूलियत उनकी बढ़ रही है तो फिर इंतजार कर लें, 4 महीने रह गए, 5 महीने। जावेद साहब, वैसे तो अफसार साहब जब बोल रहे हो तो उनसे कुछ सवाल तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अफसार साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के आने की, जैसे लगता है कि कभी मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि वो आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब तो हर दूसरे चौथे दिन ऐसी बात कर रहे होते हैं। कुछ हमें बताएं कि कोई इनका आना, जब आएंगे कौन से केसेस फेस करेंगे, और क्या उनके दिल में अभी भी ख्वाहिश है वो इलेक्शन लड़ने की, अगर ये सारे केसों से क्लियर चिट ले लेते हैं? एक बड़ी मजेदार बात है हमारी सोसाइटी में कि आधे लोग जो है ना वो चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, और वो इसलिए पूछते हैं नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। आधे लोग उनके जो मुखालिफ हैं ना, आधे वो भी आप देखें, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो भी पूछते हैं नवाज शरीफ कब आएंगे। हालांकि अगर नवाज शरीफ इररिलेवेंट है, जो बना दिया गया या बनाने की कोशिश की गई, अब आप देखें कि उनके हामी और मुखालफिन दोनों ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान है, दोनों उनके बारे में बात करते हैं, छोड़ दें फिर। मेरा ख्याल है मुखालफिन ये भी सोचते हैं कि किथे आ ही ना जान। एग्जैक्टली, ये भी तो एक, अगर वो इररिलेवेंट हो गए हैं तो उनके बारे में क्यों बात इतनी होती है? एक बंदा इररिलेवेंट, अल्ताफ हुसैन के बारे में इतनी बात नहीं होती कि वो इररिलेवेंट है ना, तो इनके बारे में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे एक बात तो ये साबित हुई कि नवाज शरीफ रेलेवेंट हैं। तो अब आता हूँ मैं वापस उसी गेम की तरफ जो खेली जाती है बार बार, कभी किसी को माइनस करने पे, कभी किसी को माइनस करने पे, उसके नतायज ठीक नहीं होते, उससे मुल्क पीछे चला जाता है। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि 1999 में नवाज शरीफ गए ना, 1997 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 1997 के बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली 2013 में। 16 साल में एक बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद अभी देख लें 5 साल गुजर चुके हैं मजीद। 21 साल में नवाज शरीफ एक दफा इलेक्शन लड़ सके और वजीर आजम बन गया। अब आप मुझे बताएं, ये क्या है? क्यों ऐसा? आपने 21 साल में उस बंदे को एक बार इलेक्शन लड़ने दिया और वो फिर भी वजीर आजम बन गया, तो क्यों ऐसी? इनसे सबक, इससे रिजल्ट क्यों नहीं आप लोग देखते? तो ये मंसूबे तो ये बनाते सर, हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ये बिल अब दोबारा ज्वाइंट सेशन से मंजूर हो चुका है, अब दोबारा आना है और 10 दिन के अंदर आ जाना है, तो उसके साथ फिर इनको अपील का हक भी हो जाना है। तो आप क्या देखते हैं कि वो अगर सामने पेश होते हैं, अपना सऊदी अरब का यात्रा करके यहाँ आते हैं, तो और जिस तरह से वो इश्तिहारी हैं, पहले उनको जाना पड़ेगा कोर्ट, वहाँ उनको पेश होना पड़ेगा, और वो इतना मुश्किल नहीं है, वो चांसेस यही है कि उनको उसमें से बेल मिल जानी है, क्लियर चिट मिल जानी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बिल उनको अपील का हक भी दे देगा। तो इसका फ़ायदा होगा, आप क्या देखते हैं कि वो, वही सवाल मेरा अभी
उसी तरह से है कि वो इलेक्शन का दिल में अभी रखते हैं ख्याल के इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, मैं उसी का जवाब देने वाला था, लेकिन आपने बीच में काट के सवाल पूछ लिया। मैं उसी की तरफ आ रहा था। वो देखिए, अब मैं आपके सवाल का दूसरा जो भी पूछा, इसका भी साथ ही जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चंद एक जजेस ने अपनी हदूद से बाहर कदम रखना ना बंद किया तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब एक्सेप्टेंस लेवल लोगों का भी बहुत कम हो गया है। पहले तो लोग चुप कर जाते थे ना, एक साइड चुप कर जाती थी, ये दो साइड चुप कर जाती थी, अब कोई साइड भी चुप नहीं करती। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जजेस को। तो ये नहीं हो सकेगा कि अब वो हर चीज़ बुलडोज करते जाएं और उनको क्रिटिसिज्म ना हो या उनसे सवालात ना पूछे जाएं, लोग करेंगे। दूसरी तरफ के गलत जज करेंगे तो उनके साथ भी करें। मैंने बताया डिवीजन होगी, डिवीजन होगी तो फिर ये तो होगा। फिर तो आप कितनी ज़बानों को रोक सकेंगे जब हर जगह डिवीजन होगी। तो जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है ना, बात फिर मैं इसको एक इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी है जावेद। एक रुख जो आपने दिखाया ना, एक दूसरा रुख भी है। नवाज शरीफ को लोग कहते हैं फायदा होगा, वो फायदा होगा नवाज शरीफ के लिए, ये कानून बन गया। एक शख्स के साथ अगर बेइंसाफी हुई हो, फर्ज कर लें, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है या आप नहीं मानना चाहते तो ना माने कि उनके साथ बेइंसाफी नहीं, आपका इंसाफ हुआ है। मैं कहता हूँ फर्ज करें अगर एक बंदे के साथ बेइंसाफी हुई है और कानून उसको 4-5 साल बाद 6 साल बाद जाके ऐसा कानून बन गया जिससे उसको रिलीफ मिलेगा, उसको फायदा होगा, तो ये तमांचा उस शख्स के मुंह पे है या कानून के मुंह पे है? नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि चले फर्ज करें जी इंसाफ हुआ नवाज शरीफ के साथ, वो गलत थे, उनको सजा सही हुई है, तो किधर है उनका अपील का हक? पहली अपील का हक किधर है? दूसरी अपील का हक किधर है? ये कोई इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है कि खुद ही सिविल जज बन जाए, खुद ही सेशन जज बन जाए, खुद ही हाई कोर्ट का जज बन जाए, फिर खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, लेकिन जब दिल करे सारे लेयर्स को हटा के साइड पे कर दे और खुद ही सिविल जज का रोल में आके और सुप्रीम कोर्ट का रोल में भी आके एक बंदे को बगैर किसी प्लेटफॉर्म मुहैया किए आप ताहयात नाअहल करार दे दें इस बुनियाद पर कि उसने अपने बेटे से एक सैलरी लेनी थी जो नहीं ली, इस बुनियाद पर, ये कोई इंसानियत है? खुद आप टेलीफोन पे आप मुकमका कर रहे होते हैं, आप खुद कह रहे हैं मैंने अब आप कह रहे हैं मैंने इसको इमरान खान को पूरा सादिक और अमीन नहीं कहा था, तो क्या 50% कहा था? कौन से वाले 50% कहा था, अगले वाले या पिछले वाले? मतलब कोई तुक है इस तरह की बातें करने का, इस तरह के फैसले देने का? और फिर आप ये अगर कानून बनाए, मैं कहता हूँ कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए तो एक दिन भी जो है अगर वो जेल में रहता है बेगुनाह या उसको सजा मिलती है तो गुनाह है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये इस्लाम में भी इसकी ममानत की गई है कि आप 99 गुनाहगारों को छोड़ देते हैं सिर्फ एक इसलिए कि एक बेगुनाह को गलत सजा ना हो जाए। ये है असूल, ये है प्रिंसिपल। आप यहाँ पे वो कर देते हैं जी ठट्ठा उड़ा के जी ऐसे हो गया, क्यों हो गया ऐसे यार? क्यों हो गया कि जाती रंजिश, जाती बुग़्ज़ पे आप एक आइन का और कानून का उस तराजू का जो पैगंबरी तराजू है जो अल्लाह ने सबसे पहले हिसाब मुनसिफ का लेना, आप उसको गलत तोलें सिर्फ जाती बुग़्ज़ की वजह से या किसी मफाद की वजह से? आपको तो 99 बेगुनाहों को छोड़ देना चाहिए, गुनाहगारों को छोड़ देना चाहिए एक बेगुनाह की खातिर। आप एक बेगुनाह को पकड़ के फांसी पे लटका देते हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, और फिर आप 20 साल बाद कहते हैं ओहो मुझसे गलती हो गई, मुझ पे दबाव था। आप पे दबाव था, आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लटका दिया। अब आप नौकरी भी नहीं छोड़ सके। आप में और उस किराए के कातिल में क्या फ़र्क है? जिसको पैसे दिए जाते हैं कि फलाने को कत्ल कर दो, आपको भी तो पैसे दिए गए ना, आपको तो महीने की सैलरी पे रखा गया ना कि इसको कत्ल करना है तुमने, आपने कर दिया। फिर आप में और किराए के कातिल में क्या फ़र्क है? मैक्सिमम था ना कि आप रिज़ाइन कर देते, नौकरी छोड़ देते, अल्लाह रिस्क दे देता है कहीं और से। आप एक बेगुनाह, आपको पता है बेगुनाह है, चाहे भुट्टो में जितनी भी खामियां जो भी थी, आप उसको फांसी पे लटका देते हैं, आप उसको ताहियात नाअहल करा देते हैं, उसके तमाम बुनियादी हकूक सल्ब कर लेते हैं इस बुनियाद पे कि उसने अपने एक बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और फिर उसके इन दोनों केसेस को आप कहीं मिसाल नहीं बनाते, बनने नहीं देते आप मिसाल। ये इतने बोधे केसेस हैं, कोई कोर्ट नहीं होते, कोई कोर्ट करना चाहे तो जज झड़क के उसे चुप करवा देते हैं। क्यों इतना गिल्ट है? बिल्कुल करें गिल्ट को, कहें कि हमने गलतियां की हैं, माफी मांगे कौम से, आगे बढ़े।
कोई नहीं कहता आप यहाँ फांसियां लगाएं और ये करें वो करें, लेकिन अपनी गलतियां, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर का एक इनके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पाकिस्तान को नुकसान हो गया, कार के पावर प्लांट के केस में और रेकोटेक में। किस लिए? इनके क्या ताल्लुक? तो पाकिस्तान स्टील मिल को उन्होंने प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। आज क्या हाल है? उसने कितने पैसे खा लिए हमारे मजीद। बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो अदालतों में जो कुछ आज हम देख रहे हैं, इसके मुहर्रिकात वही हैं जो हमेशा हुआ करते हैं, या ये बस अपने तौर पे ही कर रहे हैं सारा कुछ? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल में शायद बता दिया था कि डिवीजन हो चुकी है इस मुल्क में बहुत शदीद, गहरी, वर्टिकल। तमाम पिलर्स, तमाम इदारे जो हैं स्टेट के, और वो सब डिवाइड हो चुके हैं। ये प्रोपेगेंडा इतनी खतरनाक चीज है भाईजान। ये मीडिया की जो डबल एज वेपन है ना, ये बहुत खतरनाक है। जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, अपने आप को पहुंचा देता है, और उसने पहुंचा दिया है। और मेरा को तकसीम किया जाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले ही हमारे दरमियान मुश्तरकात कम थे, जो कॉमन थिंग्स थी वो कम थी। अब तो वो भी, उसको भी नहीं हम रिकॉग्नाइज करना चाह रहे, एक्नॉलेज करना चाह रहे। हम कहते हैं बस ठीक है, आप और हैं और हम और हैं, इतने। और अपने अब तो इदारों में मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जुडिशरी में इख्तिलाफात हैं, इसलिए आपको ये सब नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा आखिरी सवाल भी इसी से मुतल्लिक है कि इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जी फौज सबसे मजबूत अदारा है, वो अपनी गलतियां सुधारे। मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो अपनी गलतियां सुधारें और वहां से शुरू करें जहां से ये सारा सिलसिला, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, शुरू हुआ था। अब ये पहले आप और पहले आप की जो जंग है, इसमें ये मामला सुधरेगा कैसे? और आपने, क्योंकि 2-3 बड़े आपने कॉलम लिखे हैं जो मेरा ख्याल है चशम कुशा किस्म के कॉलम थे, आप खुद भी, आपकी फैमिली भी उसका निशाना बनी। आपको लगता है कि वो सिलसिला अभी बंद हुआ है या उसी तरह से जारी है? आपने कहा कि पहले आप, मैं समझता हूं कि पहले वो जिसका कसूर ज्यादा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है, चाहे वो हुकूमत में या बाहर है, इसको छोड़ दे। तो मैं तो ये समझता हूँ, ऑनेस्टी तो ये है, इंटेग्रिटी तो ये है, मुल्क के साथ मोहब्बत तो ये है कि मैं अगर ताकतवर भी हूं और मैंने गलतियां भी सबसे पहले ज्यादा की हुई हैं, तो घर में खड़े होकर सबसे पहले मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ा कसूर मेरा है। ये मर्दानगी है, ये ऑनेस्टी है, और यही हुब्बुल वतनी है। चले, ये भी नहीं होता तो कोई और पहल कर ले, हुकूमत कर ले पहल, पार्लियामेंट कर ले पहल, सियासतदान पहल कर ले। लेकिन सियासतदानों को जो भी मान लेंगे उससे जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सियासतदानों को सजाएं भी बहुत मिल चुकी हैं। सियासतदान फांसी लटक चुके हैं, सियासतदान जिलावतनियां उठा चुके हैं, सियासतदान जेलों में रह चुके हैं सालों साल, सियासतदान दाहयात नहल हो चुके हैं अपने करतूतों की वजह से, अपनी बुज़दिली की वजह से, या अपने काम ना करने की वजह से, या अपनी काबिलियत की वजह से, या अपनी नाअहलियत की वजह से वो सजाएं भुगत चुके हैं। किसी और ने सजा कोई नहीं भुगती अपनी नाअहली की या नाकाबिलियत की, किसी ने नहीं भुगती, न जजों ने, न जर्नैलों ने, न मीडिया के लोगों ने। इक्का दुक्का वाकयात है, वो अलग चीज है, लेकिन कोई किसी को सजा नहीं मिली। तो कम से कम इतना तो करें ना कि अब आप खड़े होके हम सब अपने अपने हाथ उठा के कहें कि हाँ, हमसे ये गलती होंगी, हमें माफ कर दिया जाए। इतना तो कहना पड़ेगा। बगैर आप माफी मांगे नहीं, अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं, मैं माफ करता फिरूं, मैं कौन, मैं खाम खा, तो इससे बात नहीं बनेगी ना। जब आप खुलूस ही नहीं किसी पे जाहिर कर रहे हैं अपना कि हम पुरखुलूस हैं, इसलिए हम अपनी, देखिए पुरखुलूस वही होता है रिश्ते में जो अपनी गलती मान के आगे बढ़ जाए। बल्कि बाज तो ऐसे भी होते हैं जिनकी गलती नहीं भी होती, फिर भी मान के माफी मांग के, ताकि रिश्ता आगे चले। हमारा रिश्ता ही है ना, बंधन ही है ना, कनेक्शन ही है ना। तो सबका, इदारों का आपस में, लोगों का आपस में, तो सभी अपनी अपनी गलती माने, सभी एक दूसरे को माफ कर दें और आगे चले। एक लकीर खींच देना। ये तो नहीं है कि माफी आप निकल रहे हैं, खिड़की से निकलने के लिए आप माफी मांग रहे हैं, शो कर रहे हैं कि जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, हम नहीं अब ये करेंगे, लेकिन जैसी खिड़की से निकले फिर शुरू हो जाए घूम। फिर ये घंटा घर है फैसलाबाद का, घूम के आप वहीं आ जाएंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद वहीं आ जाएंगे। फिर अगर इस दायरे से निकलना है, रास्ते पे पढ़ना है लंबी मंजिल की तरफ, तो फिर इसको एक दफा बंद कर दें इससे दोबारा। बिल्कुल। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि ना होने वालियां गल्लां कर रहे हो तुसी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये दायरों का सफर जो है वो इसी तरह
जारी है। हर चंद साल के बाद वो व्हील रीइन्वेंट होना शुरू हो जाता है, शख्सियात के साथ तरजीहात बदलती हैं और वो मामला जो है वो उसी तरह से आगे चलता रहता है। अफ़सोसनाक है और उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मसला ये है कि आपके साथ जितना भी वक़्त हो, वो कम लगता है और तशनगी रह जाती है कि बहुत सारी बातें हैं जो पूछने वाली थीं, लेकिन वो रह गई हैं। बट इस उम्मीद के साथ कि आप के साथ अगली दफ़ा इतना वक़्फ़ा नहीं होगा और हम आपके साथ इंशा बातचीत का ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। आप हमें नया दौर पे इस वक़्त देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात होती रहे और ऐसी गुफ्तगू आपको आइंदा भी सुनने को मिलती रहे। जावेद साहब आपका और ख़ास तौर पर अबसार साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।